जब ये 7 एलिमेंट आपके कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे तब आपका कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम अपना चैप्टर 3 संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स चालू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे अच्छा आईना है। आप जितने अच्छे से संचार कर सकेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप अपनी क्वालिटीज़ को दूसरे को बता पाएंगे और उतना ही इम्पोर्टेंस आपको सोसाइटी में और अपने वर्क प्लेस में मिलेगा। चलिए आइए हम शुरू करते हैं संचार कौशल, और आज उसका पहला भाग देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संचार, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये देखें कि कम्युनिकेशन स्किल्स इस चैप्टर का आपका सिलेबस क्या है। ये आपके सिलेबस का स्क्रीनशॉट है। इसके जो मेन पोर्शन है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू स्किल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे कि किसी चीज़ के बारे में आपकी राय आप कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। उसके बाद बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ये डिटेल में हम देखेंगे। लास्ट आपका टॉपिक है कैंपस टू वर्क। ठीक, इसमें हम बहुत सारे किस प्रकार से आप अपनी सीखी हुई चीज़ों को व्यवहारिक चीज़ों में अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में देखेंगे। कम्युनिकेशन का महत्व, इस पाठ के अंत में हम निम्न उद्देश्यों को पूरा करेंगे। प्रभावी कम्युनिकेशन के गुण को पहचानेंगे, प्रभावी कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को पहचानेंगे, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को अभ्यास की मदद से पार करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बोलता है, ये बोलता है प्रभावी कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ संचार करना काफ़ी नहीं है, संचार जो है वह प्रभावी भी होना चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, ताकि उसका उद्देश्य जो है पूरा हो सके। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आप प्लीज़ देखिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, क्या, आदान प्रदान करने का। क्या आदान प्रदान करते हैं भाई? आइडिया, थॉट्स, ओपिनियन, नॉलेज और डाटा। ठीक है, आप अपने थॉट्स यानी विचार, आइडिया यानी कि आपके दिमाग में जो तरकीबें आती हैं वो, अपनी सोच, अपना ज्ञान और आपके पास जो भी जानकारी है उसका आप आदान प्रदान करते हैं। सो दैट, किस प्रकार से? द मैसेज इज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड विथ क्लैरिटी एंड पर्पस, कि मैसेज सामने वाले को मिल भी जाए और समझ लिया जाए स्पष्टता से, और उसके पीछे का कारण भी उनको समझ में आना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रभावशाली कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन करने के लिए दो लोग होते हैं, एक संदेश देने वाला होता है और दूसरा संदेश लेने वाला होता है। तो संदेश देने वाला व्यक्ति पहले अपना संदेश देगा, जिस प्रकार से मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, है ना। हम लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, उसको आप समझ के कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला पोर्शन होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग द मैसेज दैट इज सेंडर वांट टू सेंड। मतलब मैं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोलने का माध्यम यूज़ किया, है ना, बोलना, और यहाँ पे कुछ टाइप्ड मटेरियल भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा दो मीडियम है आप तक अपना संदेश पहुँचाने का। तो इन चीज़ों में मैं अपने विचारों को पिरो के दे रहा हूँ, दैट इज़ इनकोडिंग। कम्युनिकेशन सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले आता है दिमाग में। जब आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं या कोई डाटा आपके दिमाग में है जो आप अगले वाले को बोलने चाहोगे, अगले पर्सन को, ठीक, तो आप इनकोडिंग करके उस डाटा को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बाधाएं होती हैं, जैसे कि सपोज़ मैंने कुछ चीज़ इंग्लिश में बोला और आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश आपके लिए क्या बन गई? बाधा बन गई। ठीक है, जैसे कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसकी हिंदी अच्छी नहीं है तो ये हिंदी में पूरा वीडियो है तो उसको समझ नहीं आएगा, तो ये उसके लिए क्या हो गई? एक बाधा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की बाधाएं जो हैं वह संदेश को अनक्लियर कर देती हैं। ठीक, अब इन बाधाओं को पार करके मेरा संदेश आगे बढ़ा। ठीक है, तो बाधाओं में से कुछ संदेश छूट गए। सपोज़ आपको इंग्लिश समझ नहीं आई तो मैंने जितना इंग्लिश पोर्शन बोला वो आपका छूट गया। तो अब वो सब छूटने के बाद जो एक्चुअल मैसेज आप तक पहुंचेगा वो ये होगा, द मैसेज व्हाट इज़ एक्चुअली कम्युनिकेटेड। ओके, अब जब ये मैसेज, मेरा कम्युनिकेशन जो है, यह मैसेज जो है आगे बढ़ेगा, तब उसमें आएगा कुछ चीज़ नॉइस।
ठीक, नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ का हिंदी मतलब होता है हल्ला करना, शोरगुल करना, और ये उसी प्रकार की नॉइसेस हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा खेल रहा है और आपको पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो रहा है, घर वाले कुछ काम बोल दिए, बगल में शादी पार्टी हो रहा है, डीजे बज रहा है ना, या आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, बफर ठीक से नहीं हो रहा है, आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वो क्या हो जाएगा? नॉइस। नॉइसेस को हम यूजुअली कंट्रोल नहीं कर पाते, ये हमेशा इंटरफेरेंस करता है मैसेज के साथ। इन नॉइसेस को ओवरकम करना है तो आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इन नॉइसेस से होने के बाद मेरा जो संचार आगे बढ़ा, ठीक है, वो उस आदमी तक पहुंच जाएगा जिसको मैं संचार करना चाह रहा हूँ। जैसे इस कम्युनिकेशन के केस में आप वो व्यक्ति हैं जहाँ तक मैं अपना संचार पहुँचाना चाह रहा हूँ। फिर उस संचार को आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे डिकोड करके समझेंगे। जब आप समझ जाएंगे, अगर मेरे को आपसे फीडबैक पूरा मिला तो मेरा कम्युनिकेशन साइकिल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या पोर्शन आया? सबसे पहला आया जो आदमी कम्युनिकेट करना चाह रहा है। दूसरा आया मुझे अपने संदेश को इनकोड करना है। तीसरा आया कि मेरे संचार में आप तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे कि भाषाई बाधा हो गई, विचारों की बाधा हो गई, मैं बहुत हाई फाई बात कर रहा हूँ, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं है, या मैं बहुत ही नीचे स्तर से बात कर रहा हूँ, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, सारी बाधाएं। चौथा, अब वो मैसेज जो बाधाओं को पार करने के बाद बचा। पांचवा, जो उसमें नॉइस हुआ, शोरगुल, हल्ला, इंटरफेरेंस जो भी हुआ। छठवा, जिस व्यक्ति ने उस मैसेज को रिसीव किया। और सातवां, उस संदेश को डिकोड करके अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उस संदेश को समझना। ठीक, ये है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। और कम्युनिकेशन साइकिल पूरा तब होगा जब आप क्या करेंगे? फीडबैक देंगे। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है, पहले के वीडियो में हमने देखा इसे। ठीक है, अब यहाँ पे केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी का टाइटल आप समझ रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इसमें क्या गलत हुआ ये आपको बताना है। चलिए, एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम है रहीम, और उसकी एक 7 साल की बहन है जिसका नाम है रुकैया। वो अपनी माँ के लिए चाय बना रहे हैं। वे अपनी माँ को बहुत समय से चाय बनाते हुए देखते आ रहे हैं, तो इन बच्चों को लगता है क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को चाय बनाते देखा तो इन्हें चाय बनाना आता है। वे अब इस काम के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ हमेशा सबसे पहले पानी गर्म करती है, उसके बाद वो उसमें एक सफ़ेद पाउडर और चाय पत्ती डालती है, फिर वो उसमें दूध डालती है और इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए उबालती है। ठीक है, तो इससे चाय बन जाता है, ऐसा वो बच्चों को पता है। फिर भी बच्चों ने अपने तसल्ली के लिए अपने पिताजी को भी बुला लिया रसोई में कि आइए हमको चाय बनाना सिखा दीजिए। उनके पिताजी ने पानी का बर्तन जिसमें चाय बनाना है, दूध, चाय पत्ती और चीनी को इशारा करके कहा, इन सब को मिला के गर्म कर दो तो चाय बन जाएगा। दोनों बच्चे बड़े मन से अपनी मम्मी को चाय बना के देते हैं और वो क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी जैसे ही चाय को कप लेती है और पहला घुट पीती है तो उनको समझ में आया कि भैया उसमें चीनी के बजाय क्या डल गया था? नमक। ठीक, अब आप बताइए कि इसमें से क्या चीज़ गलत हो गई, है ना? सही तरीके से चाय बनाने के लिए बच्चे या उसके पिता को क्या करना चाहिए था? आप कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या व्यू है, और मैं अपना व्यू बताता हूँ। अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं, इसके अतिरिक्त कोई व्यू है तो भी बताइए। सबसे पहली बात कि बच्चों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बस देखा कि वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वो चीज़ एक्चुअली में क्या है और उस चीज़ का काम क्या है। जैसे शक्कर का काम है मिठास लाना चाय में, चाय पत्ती का काम है क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट है ना, दूध का काम है उसको थिक बनाना, ज़्यादा टेस्टी बनाना। जितने देर तक उसको उबालोगे चाय जो है गाढ़ा बनेगा, टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो उनको ये पता था कि शक्कर, चाय पत्ती, दूध डालना है और उसको उबालना है। ठीक है, लेकिन हर एक कंपोनेंट का यूज़ क्या था वो उनको नहीं पता था। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गया, उनको अपनी मम्मी से ठीक से पूछना था। अब पिताजी ने क्या गलती किया? पिताजी ने ये गलती किया कि उन्होंने बस चीज़ें उनको दिखा दी। ठीक है, उन्होंने पूरे प्रक्रिया का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया। ठीक, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन मेरे तरफ से। इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ओके, तो आपको समझ में इसमें यह समझना है इसमें कि किस प्रकार जो है ना, अर्थ का अनर्थ होता है और कम्युनिकेशन पूरा नहीं होने से किस प्रकार से हमको नुकसान होता है और नमक वाली चाय मिल जाती है।
ओके, एक दूसरा केस स्टडी देखिए। वो पहला केस स्टडी कम्युनिकेशन गैप के ऊपर था, ये स्टडी जो है वह कम्युनिकेशन के तरीके के ऊपर है। रीटा शहर के एक बुटीक में टेलर का काम करती है। वह पिछले सप्ताह बीमार थी, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बुटीक के मैनेजर ने देखा कि रीटा बहुत गलतियां कर रही थी। ठीक, ये आपका सिचुएशन हो गया। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप काम में जाएं और आप बीमार हो। तो उन्होंने रीटा को कहा, दो तरीके से कहा। पहला तरीका, रीटा तुम एक अच्छी कर्मचारी हो, पिछले सप्ताह से तुम कुछ गलतियां कर रही हो, तुमने ऐसी गलतियां पहले कभी नहीं की है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? ऐसा उसके मैनेजर ने कहा। या फिर कोई दूसरा मैनेजर है, वहाँ पे समझिए आप दो मैनेजर हैं, दूसरा मैनेजर ने कहा, रीटा पिछले सप्ताह में तुमने लगातार कई गलतियाँ की हैं, ऐसा काम माफ़ी के योग्य नहीं है, तुम्हें या तो सुधरना होगा या तो नौकरी छोड़नी होगी। ठीक है, ये हो गया दूसरे मैनेजर का। अब आप बताइए कि दोनों प्रसंग में अंतर क्या था। पहला प्रसंग में आदमी क्या था, पोलाइट था। ठीक है, सहयोगात्मक रवैया उसका दिख रहा था। ठीक है, दूसरे में क्या था, वो रूट था। ठीक है, उसने अपने कर्मचारी को डांटना बेहतर समझा। अब ये बताइए कि रीटा पर पहले प्रसंग का क्या अंतर पड़ेगा। रीटा का पहले प्रसंग का ये असर पड़ेगा, सॉरी अंतर नहीं असर, रीटा का पहले प्रसंग पर यह असर पड़ेगा कि उसे अपने आप में बेहतर महसूस होगा और वो अपने सुपरवाइज़र के साथ अपने प्रॉब्लम्स को बताते हुए उसको सॉल्व करते हैं और एक अच्छे कर्मचारी के रूप में निखर के आ सकती है। दूसरा प्रसंग, अगर मेरा बॉस मेरे से ऐसे बात करेगा, दूसरा प्रसंग ऐसा होगा, तो मुझे क्या आएगा, उस कंपनी के प्रति नफरत आएगी, मुझे गुस्सा आएगा, है ना, कि जब मैं अपने बुरे हालत में हूँ तो मेरा सहायता करना छोड़ के मुझे डांट रहे हैं। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कम्युनिकेशन के 7C के बारे में। जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखे कम्युनिकेशन के, जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये 7C जो है वो ध्यान रखना है। वो 7C क्या है? क्लैरिटी, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, कंसीडरेशन, कॉन्क्रीट और कर्टसी। ठीक है, इसका हिंदी मतलब देखते हैं। कम्युनिकेशन के 7 इफ़ेक्टिव जो तरीके हैं, कम्युनिकेशन के जो 7C हैं जिससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा, वो है क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, करेक्ट, करेक्ट मतलब है सही, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है पूर्ण, कंसिडरेशन मतलब सोच विचार के, कॉन्क्रीट यानी ठोस और कर्टसी यानी शिष्टाचार। जब ये 7 एलिमेंट आपके कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे तब आपका कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा? एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। आपका मैसेज जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें अनावश्यक बातें नहीं होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए, अपने आप में वो मैसेज पूर्ण होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप किसी को बोलोगे कि पानी ला दो, ठीक, आप बताओ कि वो पानी किस लिए आपको चाहिए। आप बोलोगे भैया मेरे को पीने के लिए पानी दे दो, तो वो आपको पीने का पानी ला के देगा। अब मैसेज आपका पूर्ण हो गया, है ना। वो पानी ला दो तो हाथ धोने के लिए चाहिए कि मुंह धोने के लिए चाहिए कि पीने के लिए चाहिए, उसे पता नहीं, है ना। हमेशा सोच विचार के बोले, अनावश्यक कुछ भी ना बोले, जो भी बोले कॉन्क्रीट बोले, ठोस बोले, मतलब कि उसमें कोई लूप होल ना हो। ठीक है, एक बात के 2, 3, 4 ऐसे अर्थ नहीं निकालने चाहिए और हमेशा आपको पोलाइटली और शिष्टाचार के साथ बोलना है। आपको हमेशा सोचना है बोलने से पहले कि अगला किस पोजीशन पे है ना, वो किस व्यू पॉइंट पे है और वहाँ पे आपको किस प्रकार बात करना चाहिए कि अगला आपकी बातों को अच्छे से समझ सके। ओके, प्रभावी कम्युनिकेशन करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स और हैं, सबसे पहला आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, किसी से छुपे ना। आपका वॉल्यूम स्पष्ट और साफ होना चाहिए, फुसफुसा के या चिल्ला के ना बोलें, स्पष्ट और साफ होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन होना चाहिए, आप स्मार्टली खड़े रहें, अपने हाथ पर ज़बरदस्ती ना हिलाएं, गुस्सा गुस्सा ना देखें, स्माइल करते रहें, है ना। आप ज़बरदस्ती, आपको घबराना नहीं है, अपने हाथ की चीज़ों को हिलाते नहीं रहना है। जैसे कि कोई पेन पकड़ा है, पेन हिला रहा है, कोई अपने हाथ को ऐसे रब करते रहता है, कोई अपने जीभ को दबा देता है, खासकर कि हमारे बच्चियों में ऐसा आदत है, जीभ दबा के खड़े हो जाएंगे, अरे सॉरी सर, ऐसा। तो ऐसा सब नहीं, स्मार्टली स्टैंड करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे।
तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमने क्या क्या अच्छे से सीखा? हमको अच्छे से सुनना है, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है, खुले दिमाग से बातों को सुनना, समझना और बोलना है। ठीक है, आपको हमेशा फीडबैक देना है। अगर कोई बताएगा आपको समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो नहीं बोलिए। नहीं समझ में आया तो भी ज़बरदस्ती मुंडी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो बताइए कि मुझे समझ नहीं आया। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वास से सराबोर रहें। कभी जीवन में लो फील करना ही नहीं है आपको। ठीक, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, कभी भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज आपका नहीं आना चाहिए कि अगले को लगे कि यह इंटरेस्टेड नहीं है ना, या ये मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। चलिए, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है उसमें मिली जानकारी आपके काम की होगी और इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में उतारिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो कमेंट्स करके जो चीज़ें मैंने कही कि आप नीचे कमेंट्स करके बताइए प्लीज़। अगर आपको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।